सभी को नमस्कार। आप सभी का स्टडी एट होम चैनल पर स्वागत है। अभी 1-2 दिन पहले ही UPSSC ने उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी PET 2021 का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। अगर आप सभी जानना चाहते हैं कि इस नोटिफिकेशन के बारे में और साथ में इस बारे में कि कौन से एस्पिरेंट इसमें जो अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसकी शैक्षिक अर्हताएँ हैं और क्या इसके लिए कौन सी एज ग्रुप वाले कर सकते हैं इसमें अप्लाई, और साथ में इसकी शुल्क क्या है, क्या इसका प्रोसीजर है, तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि सभी लोग जो है इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और अपना कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी पूरा देखने के बाद, ठीक है। और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करना ना भूलें और लाइक ज़रूर करें। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसके हम विज्ञापन को देख लेते हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2021। प्रारंभिक अर्हता जो है परीक्षा जिसका नाम है PET प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2021। ऑनलाइन आवेदन जो रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होने की तिथि है वो इसकी 25 मई 2021 है और जो शुल्क जमा करने का जो प्रारंभ होने की तिथि है वो भी 25 मई 2021 है। यानी आप 25 मई से इसका अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं और 25 मई से ही आप जो है इसमें अपनी फ़ीस भी जमा कर सकते हैं। और परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है वो 21 जून है। यानी 25 मई से शुरू होकर और 21 मई तक, वो 21 जून तक आप जो है इसको पूरा कर सकते हैं। इतने बीच का आपके पास टाइम है। तो आप इसमें एकदम से पहले आराम से इसका नोटिफिकेशन पूरा पढ़ लीजिएगा। इसका लिंक मैं आपको अपने इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से जो है आप डाउनलोड करके इस नोटिफिकेशन को पहले आराम से पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए कि इसमें क्या क्या चीज़ों की आपको ज़रूरत है। वो डॉक्यूमेंट आपने तैयार कर लीजिए और कैसे कैसे इसको भरना है, उसके बाद ही आराम से इसको फिल कीजिएगा, ठीक है। यानी अभी 25 मई से शुरू हो रहे हैं तो आप पहले 1 वीक का टाइम ले सकते हैं। यानी आवेदन शुरू होने के 10 दिन बाद आप शुरू कर सकते हैं अपना आवेदन करना। और ज़्यादा लेट भी नहीं करना है कि लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना है, उस टाइम पर फिर वेबसाइट जो है बहुत बिजी हो जाती है। तो ये नहीं कि 21 जून तक का आपको इंतज़ार करना है। यानी आप ये मान के चलिए आप कम से कम 1 जून से 10 जून के बीच में आप कर देंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो और इसमें संशोधन की भी डेट है। आवेदन में अगर कोई आपकी मिस्टेक हो जाती है तो उसके संशोधन की जो अंतिम तिथि है वो 28 जून 2021 रहेगी, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या दिया हुआ है। इसमें जो विशेष कथन है इसको हम रीड कर लेते हैं। इसमें यहाँ लिखा हुआ है कि उपरोक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन व फीस जमा करने की जो अंतिम तिथि वो 21 जून 2021 तक है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन फ़ीस स्वीकार नहीं होगी। आवेदक अपने आवेदन का प्रिंटआउट तब तक नहीं निकाल सकेगा जब तक कि उसकी फ़ीस का समायोजन बैंक द्वारा नहीं किया जाता। अतः व्यक्ति द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 21 जून तक अथवा उसके एक सप्ताह पहले के अंदर अर्थात 28 जून तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल कैटेगरी को छोड़कर संशोधन भी कर सकता है। मतलब इसमें यही कहा गया है कि आप जो है कि 21 जून तक जो है अपनी फ़ीस ज़रूर जमा करा दें। आप तब तक जो है आप अपना प्रिंट नहीं निकल पाएंगे आवेदन का जब तक कि आपकी फ़ीस का समायोजन बैंक द्वारा निकलेगा। यानी बैंक ये कंफर्म नहीं कर देगा कि आपकी फ़ीस जमा हो गई है। तो इसलिए आप अपनी फ़ीस 21 जून तक या उसके भी एक सप्ताह के अंदर यानी 28 जून तक भी आप फ़ीस जमा करा सकते हैं। और साथ में वैसे कोशिश करिएगा कि 21 जून से पहले हो जाए। और साथ में आप इस 28 जून की अवधि तक आप रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर और ईमेल और अपनी कैटेगरी यानी कैटेगरी जैसे जनरल, OBC, SC इसको छोड़कर आप बाकी चीज़ों में संशोधन भी कर सकते हैं। यानी आपके नेम में मिस्टेक हो गई हो, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस या जन्म तिथि, या फिर आपके कहीं डिटेल मार्क्स वगैरह क्वालिफिकेशन भरने में कोई भी आपकी मिस्टेक्स हो गई तो वो आप सही कर सकते हैं 28 तारीख तक, ठीक है। तो ये इस बारे में दिया हुआ है। अब आइए इसको आगे देखते हैं। इसमें देखिए उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 1103/47 का 3/2020 13/17/2020 दिनांक 20 नवंबर 2020 द्वारा समूह का के पदों पर भर्ती हेतु द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाए जाने हेतु अनुमोदित प्रदान किया गया है। यानी कुल मिला के जो है इसमें ये जो परीक्षा हो रही है ये आपके द्विस्तरीय परीक्षा है। यानी इसमें आपके 2 लेवल होंगे।
उक्त निर्णय के क्रम में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाली समूह गा के समस्त पदों के लिए ये परीक्षा हो रही है। तो इस पर चयन हेतु भविष्य में द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के आधार पर चयन संबंधी कार्यवाही की जाएगी। ये स्पष्ट किया जाता है कि द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली केवल भविष्य में विज्ञापित किए जाने वाले पदों हेतु ही मान्य होगी। जो पद पहले विज्ञापित किए जा चुके हैं उनके सापेक्ष चयन की कार्यवाही संबंधित विज्ञापन में उल्लिखित प्रक्रिया अनुसार ही होगी। अब इसमें हम शॉर्टकट में थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या क्या इसमें ऑनलाइन आवेदन करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कैसे करना है और किस चीज़ के बारे में हमें इसकी ज़रूरत। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वो पीटी टेस्ट हेतु आयोग की वेबसाइट upsssc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किए जाने होंगे। यानी इस वेबसाइट, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इसी पे क्लिक करके जो है अपना आवेदन करें और कोई भी आवेदन जो है ऑफलाइन स्वीकार नहीं किया जाएगा। और ये इसका नोटिफिकेशन नंबर दिया हुआ है, इसके अनुसार ही जो है इसका सारी सूचना प्रकाशित की गई है, इसी के अकॉर्डिंग इसका आपका ऑनलाइन आवेदन होगा। अब देखिए जल्दी से हम इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या क्या इसकी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने यूपी प्रारंभिक पात्रता परीक्षा 2021 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ये तो सारी आपकी वही जानकारी दी हुई है कि कौन सी इसकी वेबसाइट है और कितनी डेट तक आप इसका आवेदन कर सकते हैं। और इसमें जो एग्ज़ाम होगा वो प्रारंभिक यानी आपका प्री एग्ज़ाम होगा, फिर मेन एग्ज़ाम होगा, 2 लेवल पर इसका आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ भी कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 20 नवंबर 2020 को जारी आदेश के अनुसार ये जो है परीक्षा का आयोजन जो है कराया जा रहा है। अब इसमें अगर हम आगे इसमें देखें तो यहाँ लिखा हुआ है UPSSC PET 2021 की जो महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं ये मैंने आपको पहले ही बता दी हैं, फिर से यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ऑनलाइन आवेदन की जो आपकी तिथि है वो 25 मई 2021 है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 21 जून है और संशोधन की है आपकी 28 जून, ठीक है। अब इसमें अगर हम आगे देखें तो इसकी जो शैक्षिक अर्हता है वो कुछ इस प्रकार है। इसके लिए ऐसे सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि से पहले, यानी जो आवेदन सबमिट करने की आपकी अंतिम तिथि हो इससे पूर्व आपका या तो हाई स्कूल हो गया हो या फिर उसके समकक्ष या फिर आप उससे उच्च कोई भी योग्यता रखते हो तो आप जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। यानी आपका कम से कम हाई स्कूल तो होना ही चाहिए, ठीक है, या फिर उससे हाई क्वालिफिकेशन कुछ भी हो वो आपकी चलेगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अगर इसमें हम एज की बात करें तो इसके उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में विभिन्न विभागों से विभिन्न प्रकार के पदों पर अधियाचन उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें न्यूनतम आयु भिन्न 18 से 21 वर्ष की होती है, जबकि अधिकतम आयु जो होती है वो 40 वर्ष की होगी। अब आपको देखना पड़ेगा कि आप किस पद के लिए आवेदन कर रहे होंगे, तो मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष तो होनी ही चाहिए। और अगर किसी पद में विशेषकर 21 वर्ष दे रखी होगी तो आप उसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। और अधिकतम सीमा इसकी कितनी है, 40 वर्ष। विस्तृत नोटिफिकेशन में आप पढ़ेंगे तो जो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा उसमें आप डिटेल में देख सकते हैं, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। अब आती है आपका आवेदन शुल्क। तो सामान्य वर्ग के लिए 185 रुपये, इसमें जो है आपका वैसे 165 रुपये है, 165 अगर आप उसमें नोटिफिकेशन में देखेंगे, प्लस 20 रुपये इसमें जो आपका ऑनलाइन करने का शुल्क भी जोड़ा गया है। तो यानी टोटल आपका 185 हो गया। ओबीसी का 185, एससी का 95, एसटी का 95 और दिव्यांगजनों के लिए आपका जो है ये 25 रुपये है। अब देखिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ये दी गई है कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में UPSSC के माध्यम से भरे जाने वाले ग्रुप बी और सी पदों पर भर्ती के लिए नई जारी होने वाली भर्ती अधिसूचनाओं में यूपी PET 2021 परीक्षा में आयोग द्वारा जारी किए जाने वाले स्कोर को निर्धारित वैधता अवधि तक स्वीकार किया जाएगा। इस स्कोर के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों के संबंधित भर्ती के निर्धारित मुख्य परीक्षा और या फिर जो भी कोई कौशल परीक्षा होगी या फिर कोई शारीरिक परीक्षा होगी उसमें सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। यानी आपका प्री एग्ज़ाम क्लियर होगा तभी जो है आप आगे के एग्ज़ाम में जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको जो मेन जानकारी थी वो सारी इसमें दे दी है। नोटिफिकेशन में भी जो है बाकी चीज़ें देख सकते हैं, ये मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसमें ऑनलाइन आवेदन की अवधि भी दे रखी जो मैंने आपको बता दी, और प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की अनिवार्यता के बारे में मैंने आपको बता दिया, और आयोग की परिधि में कौन कौन से पद आते हैं इसमें, यानी जो ये पेपर होने वाला है वो कौन कौन से पदों के लिए होने वाला है उसके बारे में भी जो है आप इसमें आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब आइए और भी चीज़ें इसमें देख लेते हैं जल्दी से। शैक्षिक अर्हता इसमें वही जो मैंने आपको बताई थी कि
हाई स्कूल या उसके समकक्ष या उससे उच्च शैक्षिक अर्हता जो भी आप रख सकते हैं वो उसके लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग हाई स्कूल पास हैं या उससे उच्च कोई भी शैक्षिक योग्यता रखते हैं तो वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम आगे इसमें देखें तो आयु सीमा के बारे में भी थोड़ा डिटेल में यहाँ पर आपको दिया हुआ है। अगर आप आयु सीमा के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में विभिन्न विभागों से विभिन्न प्रकार के पदों के लिए अधियाचन उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें आयु जो है 18 से 21 वर्ष तक होती है, जो मैंने अभी आपको डिटेल में बता दिया था, और अधिकतम सीमा इसकी 40 वर्ष होती है। यानी अब जिन्होंने इस प्रकार ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 1 जुलाई 2021 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूरी कर ली हो तथा 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो, वो पीटी एग्ज़ाम हेतु पात्र होंगे। यानी उनका जन्म 1 जुलाई 1981 से पूर्व और 30 जून 2003 के बाद नहीं होना चाहिए। ओके, यानी 1981 से पहले ना हो 1 जुलाई और 30 जून 2003 के बाद ना हो। अगर ऐसे कोई डेट में तो वो अभ्यर्थी इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। बाकी एज में जो है कुछ छूट का भी प्रावधान यहाँ पे दे रखा है, तो वो कुछ अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या ऐसे अन्य श्रेणी के भर्ती दशा में उनके लिए जो है आपका आयु की जो है छूट दे रखी है। वो किस प्रकार है वो आप इसमें डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो अगर मैं इसको डिटेल एज के अलावा आपको आरक्षण के बारे में भी इसमें दे रखा है, तो आरक्षण के बारे में किन किन को आरक्षण दिया जाएगा वो इसमें दे रखा है। और परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम जो है वो भी इसमें आपको दे रखा है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम को सर्वसाधारण के सूचना अर्थात आयोग की वेबसाइट पर 20 फरवरी 2021 को अपलोड ऑलरेडी किया जा चुका है। यानी आप उस वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कि इस परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है। और अभ्यर्थी वैसे इस वीडियो में भी मैं आपको अभी नीचे पाठ्यक्रम बताऊँगा कि वो क्या क्या है, वो भी आप अभी देख लेंगे। परीक्षा की तिथि जो है इसमें आयोग की वेबसाइट के माध्यम से यथा समय आपको इसके बारे में सूचित कर दिया जाएगा। और स्कोर के बारे में बता रखा है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों का स्कोर परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तिथि से 1 वर्ष तक मान्य होगा। यानी इस एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट होगा वो आपका 1 साल तक वैलिड रहेगा। यानी उस बीच में अगर आप मेन एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो ठीक है, और नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको दोबारा से ये एग्ज़ाम देना होगा। अब देखिए इसमें आवेदन कैसे करें, इसमें भी डिटेल से बताया गया है, नोटिफिकेशन में आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, आवेदन भरने की जो प्रक्रिया है उसमें कुछ स्टेप हैं आपका। इसमें सबसे पहले जो होगा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन होगा, फिर उसके बाद आपके फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड होंगे, फिर जो बची हुई डिटेल्स है वो आपकी भरी जाएंगी, उसके बाद आपका फ़ीस सबमिट होगी और लास्ट में आप इसका प्रिंट निकलवा सकते हैं। ठीक है, और बाद में जो है इसमें लिखा हुआ भी है कि अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के लिए उपरोक्त वर्णित समस्त प्रक्रियाएँ एक बार में ही पूर्ण कर सकते हैं। यानी आप एक ही बार में सारे प्रोसेस पूरे कर सकते हैं। अगर आपका इंटरनेट या वेबसाइट जो है बिजी नहीं होती है तो आप आराम से इसको पूरा कर लेंगे। और आवेदन की प्रक्रिया जो ये डिटेल में भी दी हुई है। इसमें आपको अपना नाम, पता, वैवाहिक स्थिति, जन्मतिथि, श्रेणी, ये सब, मोबाइल नंबर, ईमेल पता, आपने शैक्षिक अर्हता, ये जो है सारी सही भरनी है। उसके बाद जब ये भर देंगे तो आपको एक एंटर वेरिफिकेशन कोड करके ऑप्शन दिखाया जाएगा। उस पे जो है आपको आप यानी जब आप मोबाइल नंबर भर देंगे उसको सबमिट कर देंगे तो आपके पास एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो आप फिल करने के बाद इसको सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो सबमिट होते ही आपको दूसरे पृष्ठ पर रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रदर्शित होगी जो कि 11 अंकों की होगी। इसको आप कहीं पर ज़रूर नोट कर लें या जो आपके भविष्य में जो है काम आएगी। ठीक है, और अगर आप प्रिंट निकलवा सकते हैं उसका तो प्रिंट निकलवा लें, और अगर आप प्रिंट ना करवा सके हों तो बाद में वेबसाइट के एप्लीकेंट सेगमेंट में नो योर स्टेटस के अंतर्गत जो है आप इसमें जो है अपना प्रिंट डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन स्लिप बटन पर क्लिक करके बाद में भी आप निकलवा सकते हैं अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते समय भूल जाएं प्रिंट निकलवाना। ठीक है, ये ऑप्शन आपको दिया जाएगा। यानी आप वेबसाइट पे जाके एप्लीकेंट सेगमेंट में जाकर नो योर स्टेटस पे जाके प्रिंट डुप्लीकेट्स रजिस्ट्रेशन स्लिप पे क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन स्लिप जो है निकलवा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा फ़ोटो अपलोड करने के लिए फ़ोटो कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, इसकी डिटेल को समझ लेते हैं। अभ्यर्थी का रंगीन फोटोग्राफ मानक के अनुसार होना चाहिए। चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए। अत्यधिक चमक या छाया नहीं होनी चाहिए। ठुड्डी से शिखर तक साफ दिखता हो। चेहरे के दोनों किनारे साफ दिखते हों, यानी दोनों कान। चश्मे पहनने की स्थिति में आँख साफ दिखनी चाहिए। शीशा रंगीन नहीं होना चाहिए चश्मे का। कैमरे पर नज़र सीधी हो। आँखें खुली और मुंह बंद होना चाहिए।
सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि आवश्यक, यानी पीछे का जो बैकग्राउंड है वो आपका सफ़ेद होना चाहिए या फिर हल्के ग्रे रंग का। मेन चीज़ ये है, फ़ोटो का आकार आपका 35 मिलीमीटर यानी 1.4 इंच गुणा 45 मिलीमीटर यानी 1.75 इंच का होना चाहिए, जिसमें फ़ोटो का लगभग 70% भाग आपका चेहरे से ढका हुआ हो। और फ़ोटो 6 महीने से पहले का, मतलब पुराना नहीं होना चाहिए, 6 महीने के भीतर ही लिया गया हो। ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ भी है कि अभ्यर्थी अपना 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 4.5 सेंटीमीटर लंबा रंगीन फोटोग्राफ JPE या JPEG या JPG प्रारूप में स्कैन करेंगे और इसका न्यूनतम आकार 5 KB और अधिकतम 30 KB यानी 5 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए। अब बात आती है आपके हस्ताक्षर की, तो हस्ताक्षर आपका 1.5 सेंटीमीटर लंबा या 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा हिंदी अंग्रेजी में होना चाहिए। और ये भी स्पष्ट किया जाता है कि अंग्रेजी भाषा के कैपिटल लेटर में हस्ताक्षर अमान्य होंगे। कैपिटल लेटर में आपको हस्ताक्षर नहीं करने हैं। अभ्यर्थी अपने हस्ताक्षर के नीचे स्वयं की हस्तलिपि में हिंदी में अपना नाम लिखेंगे। और जब आपके ये अपलोड हो जाएंगे प्रविष्ट करने के बाद, यानी कि आप फिर जो भी आपके फ़ोटो और सिग्नेचर है वो अपलोड करने के बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर दे, आप जो है दूसरे पृष्ठ पर चले जाएंगे। ठीक है। इसके बाद आपका भाग 3 आ जाएगा, यानी आपके भाग 2 कंप्लीट हो चुके हैं। आपका डिटेल भर गई आपकी पर्सनल, आपने मोबाइल नंबर वेरीफाई करवा लिया, उसके बाद आपका फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड हो गए। अब इसमें जो है शेष फॉर्म का भरे जाना। इसमें आपकी जो अधिमानी अर्हता यदि कोई हो या स्थायी या पत्र व्यवहार का पता आदि जो भी है वो भरना होगा। और उसके बाद आपको एक घोषणा दी होगी कि आपने अपनी सारी जो भी आपने जानकारी भरी है वो सही है, मैंने अपनी सारी जानकारी चेक कर ली है और अगर कोई कमी पाई जाती है तो मैं इसका जिम्मेदार हूँ। इस टाइप की एक घोषणा होगी जिसको आपको उसका चेक बॉक्स जो है टिक करना होगा और उसको सबमिट। ये वो घोषणा है जिसको आप देख सकते हैं, इस टाइप की वो घोषणा है जो लिखी हुई होगी। तो इसको जो है आप अपना यस का चयन कर देंगे। इसमें अगर आपको कोई गलती लगती हो कि आपको लगता हो, डाउट हो कि आपकी कोई चीज़ सही नहीं भरी है, तो फिर आप बैक बटन पे जाके जो दोबारा से उसमें संशोधन कर सकते हो। जब आप कंफर्म हो जाए तभी आप जो है यस का चयन करेंगे। ठीक है। एक महत्वपूर्ण बात ये दी हुई है यहाँ पर, यदि रजिस्ट्रेशन के समय आपकी कैटेगरी गलत भर दी, मान लीजिए आपने जनरल की हो और आपने SC भर दिया हो या SC की हो OBC भर दिया हो, तो ऐसी स्थिति में शुल्क जमा करने से पहले ही अपनी कैटेगरी में बदलाव कर सकते हैं। उसके उपरांत जो है अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान करेगा। शुल्क जमा करने के बाद अभ्यर्थी अपनी कैटेगरी में बदलाव नहीं कर पाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी फ़ीस सबमिट करने से पहले एक बार अपनी कैटेगरी ज़रूर चेक कर लें कि आपने सही भरी है या नहीं भरी है। ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें, इसके बाद आपका, यानी आप वो घोषणा को यस करने के बाद सबमिट कर देंगे तो आपका भाग 4 आ जाएगा, जिसमें आपका फ़ीस का भुगतान और फाइनल सबमिशन रह जाएगा। इसमें आप वही ऑनलाइन ई-चालान के ज़रिए जमा कर सकते हैं या फिर आप जो है डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए भी जमा कर सकते हैं, या फिर आप जो है इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग करके भी जो है फ़ीस को सबमिट कर सकते हैं। अभ्यर्थी फ़ीस जमा करने की निर्धारित तिथि के उपरांत शुल्क जमा नहीं कर पाएंगे और ना ही कोई अपना फिर आवेदन यहाँ लिखा हुआ है दोबारा से, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोबारा लिखा हुआ है, शुल्क भुगतान करने के बाद अभ्यर्थी अपनी कैटेगरी में बदलाव नहीं कर सकता है। तो इसलिए, और ये भी लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी को ध्यान देने योग्य बात यह है कि निर्धारित शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या SBI के ई-चालान के माध्यम से किया जा सकता है। अन्य किसी माध्यम से जो है आपका शुल्क का भुगतान नहीं होगा और अभ्यर्थियों का आवेदन तब तक अधूरा रहेगा जब तक कि वो शुल्क का भुगतान अपना पूरा नहीं कर लेते हैं। इसके अलावा अब आवेदन शुल्क के बारे में आप देखिए, आवेदन शुल्क के बारे में यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है। सामान्य श्रेणी के लिए आवेदन शुल्क 160 है, ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25, तो टोटल आपका जो हो गया 185। OBC के लिए भी 160, 25 और सेम वही आपका इसमें प्रोसीजर दिया हुआ है। और अगर हम इसी तरीके से SC का देखें तो 70 + 25 95 रुपये और ST का देखें तो 70 + 25 95 रुपये और विकलांग के लिए ओनली 25 रुपये आपका जो है आवेदन शुल्क है। और यहाँ लिखा हुआ है नोट कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित या भूतपूर्व सैनिकों या महिला अभ्यर्थी को क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित उनकी श्रेणी के अनुसार ही शुल्क देना होगा, यानी उनके लिए कोई अलग से छूट नहीं। वो इसी, अगर वो सामान्य के हैं तो सामान्य के अकॉर्डिंग, OBC के हैं तो OBC के अकॉर्डिंग, SC के तो SC के अकॉर्डिंग और अगर ST के हैं तो ST के अकॉर्डिंग ही उन्हें अपना फॉर्म जो है फ़ीस जो है सबमिट कर। अब यहाँ पे देखिए आपका जो है फॉर्म प्रिंट आउट करना है, यानी आपका भाग 5 आ गया। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे अपना आवेदन पत्र अंतिम रूप से सबमिट करने के उपरांत एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट एप्लीकेंट सेगमेंट में नो योर स्टेटस के अंतर्गत प्रिंट डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म पर बटन पर क्लिक करके अवश्य प्राप्त कर लें। अभ्यर्थियों की अभिलेखों की संविका परीक्षण के समय इस फॉर्म की एक प्रति प्रस्तुत करना होगा, यानी जब आपका परीक्षण होगा, अभिलेख होगा, यानी जिस समय आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे तब आपको उस समय ये
आवेदन फॉर्म आपको वहाँ पर ले जाना पड़ेगा, यानी वहाँ आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इसका प्रिंट जरूर निकलवा कर रख लें। और यदि अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान किया जा चुका है और अभ्यर्थी अपने आवेदन का प्रिंट आउट नहीं निकाल पा रहा है, तो अभ्यर्थी होम पेज पर एप्लीकेट सेगमेंट के अंतर्गत दिए गए लिंक अपडेट योर ट्रांजैक्शन आईडी बाय डबल वेरिफिकेशन पर क्लिक करके विज्ञापन की अंतिम तिथि तक या उससे एक सप्ताह के अंदर जो है प्रत्येक दशा में प्रिंट जो है अवश्य प्राप्त कर लें। अर्थात उसके बाद एक सप्ताह के बाद प्रिंट आउट नहीं ले सकेगा, यानी आप एक सप्ताह के अंदर अंदर ले सकते हैं। और नोट है कि अभ्यर्थी कृपया ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के समस्त भागों का अनुपालन निर्धारित तिथि तक सुनिश्चित कर लें। अब इसमें जो है आपका आवेदन पत्र में संशोधन कैसे होगा, इसमें लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी अंतिम रूप से आवेदन सबमिट करने के बाद केवल एक बार ही आवेदन में संशोधन कर सकता है। इसके लिए अभ्यर्थी वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर मॉडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन पर क्लिक कर वांछित विवरण भरने के उपरांत लॉगिन करेगा, या तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर तथा ईमेल पर एक OTP आएगा। इस OTP की सहायता से उसका भरा हुआ फॉर्म खुलेगा तथा अभ्यर्थी अपने फॉर्म के किसी भी फील्ड को संशोधित कर सकता है, परंतु वह अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल और कैटेगरी में जो है कोई संशोधन नहीं कर पाएगा। और अभ्यर्थी केवल एक बार ही संशोधन कर सकता है। और आवेदन पत्र में संशोधन विज्ञापन की अंतिम तिथि तथा उसके एक सप्ताह के अंदर, यानी कि जो 28 जून तक ही अनुमन्य है, यानी आप 28 जून तक की जो है इसमें आवेदन में संशोधन। इसके अलावा ये डिटेल में आपको जो है महत्वपूर्ण अनुदेश दिए गए हैं अभ्यर्थियों के लिए, आप नोटिफिकेशन से डिटेल में जो है पढ़ सकते हैं। सारी जानकारी इसमें दी गई है, मैंने मोस्टली सारी जानकारी इस वीडियो में दे दी है डिटेल में, इसलिए वीडियो बनाई है आपके लिए। और अब जो इसका पाठ्यक्रम है वो प्रारंभिक परीक्षा के लिए वो यहाँ दिया हुआ है। इसमें जो प्रश्नों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 100 होगी। पेपर 2 घंटे का होगा और 100 ही नंबर का पेपर होगा। भारतीय इतिहास में क्या क्या टॉपिक आएंगे, कितने नंबर के आएंगे, वो यहाँ लिखा हुआ है। सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सारे वंश दे रखे हैं। ये सब आपके 5 अंक में निर्धारित हैं। और भी नीचे दे रखा है सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ये सब 5 अंक में। फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी जो स्वतंत्रता संग्राम है वो आपका 5 अंकों का है। वो भूगोल में कुछ टॉपिक हैं वो 5 नंबर के हैं। फिर उसके बाद आपकी जो है अर्थव्यवस्था यानी आपका इकोनॉमी आ गई। इकोनॉमिक्स का टॉपिक जो है ये आपका 5 नंबर का है। इसमें आपके डिटेल में चैप्टर्स देख सकते हैं कौन कौन से हैं। फिर आपका जो संविधान है या जो आपका नागरिक शास्त्र होता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो आपका 5 नंबर का है। जनरल साइंस में आपका प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान, यानी आपका वही 10th लेवल तक का वो 5 अंकों का। फिर आपकी एलिमेंट्री अर्थमेटिक प्रारंभिक अंकगणित आएगी। उसमें आपके कौन कौन से टॉपिक हैं, आपको पूर्ण संख्या, भिन्न दशमलव, प्रतिशतता, परसेंटेज यानी कि साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग और वर्गमूल निकालना, घात और घातांक और औसत निकालना। सिर्फ इतना ही टॉपिक है, बहुत कम टॉपिक हैं, 5 नंबर के हैं ये। सामान्य हिंदी में आपकी संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, लिंग और समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य शुद्धियाँ, लेखक और रचनाएँ गद्यपद की, ये आपकी 5 नंबर की हैं। इसके अलावा आपकी सामान्य अंग्रेजी में इंग्लिश ग्रामर होगी। और आपके अनसीन पैसेज यानी अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न होंगे, ये भी आपके 5 अंक के हैं। इसके अलावा आपकी रीजनिंग होगी। रीजनिंग में भी ये टॉपिक दिए हुए हैं, बृहत एवं लघु क्रमण, रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर घड़ी, कारण प्रभाव, कोडिंग, डिकोडिंग, निगरात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण, निर्णय, ये आपके 5 नंबर के हैं। और आपके करंट अफेयर है 10 नंबर का, जो भारत और विश्व दोनों का ही हो सकता है। इसके अलावा आपका जनरल अवेयरनेस है, ये आपकी 10 अंकों की है। इसमें भारत के पड़ोसी देश, राजधानी, मुद्राएं, अलग अलग देशों की, भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन और उसके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारतीय कला और संस्कृति, भारत और विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें, लेखक, पुरस्कार विजेता, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण, ये सारे टॉपिक जो हैं आपके 10 नंबर में आ जाएंगे। इसके अलावा आपका हिंदी में भी अपठित गद्यांश का विवेचन और विश्लेषण जो है, इसमें 2 गद्यांश आएंगे, प्रत्येक से 5 प्रश्न होंगे, यानी टोटल 10 नंबर का होगा। 5-5 नंबर के 2 गद्यांश आएंगे। इसके अलावा एक ग्राफ आएगा, उसकी व्याख्या और उसका विश्लेषण, 2 ग्राफ आएंगे, ये भी 5-5 नंबर के, ये 10 नंबर का होगा। और एक तालिका की व्याख्या आएगी, इसमें आपकी 2 तालिकाएँ होंगी 5-5 नंबर की, प्रत्येक में 5 प्रश्न होंगे, ये आपका 10 नंबर का होगा। तो इस तरीके से जो है इसमें दिया हुआ है कि 1 से लेकर 9 तक के टॉपिक जो हैं वो आपके का उनका जो संबंधित प्रश्नों की जो कठिनाई का स्तर होगा वो राष्ट्रीय शैक्षिक यानी NCERT की जो बुकें होंगी, जो कि आपकी सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा, ठीक है, यानी 12th तक के लेवल तक का होगा। परीक्षा का प्रकार जो है वस्तुनिष्ठ प्रकृति का होगा, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होगी। तो इस तरीके से मैंने इस पेपर होने तक की सिलेबस से रिलेटेड आपको सारी जानकारी इसमें
तो देखिए मैंने इस तरीके से आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।